गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में जो है अपन सातवाहन डायनेस्टी के बारे में देख रहे थे। तो मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने के बाद जो पूरा भारत था, जो पूरा इंडिया था, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा और हर हिस्से में कुछ कुछ नए नए राज्य या नए नए राजा उभर कर आ गए, कुछ नए वंश उभर कर आ गए। उन्हीं को अपन क्रोनोलॉजिकली देख रहे थे कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्य काल ख़त्म होने के बाद भारत में कौन से नए नए राजवंशों का उदय हुआ और वो उन्होंने क्या क्या उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले जो है अपन ने शुंग डायनेस्टी को देख लिया था, जो मौर्य एम्पायर ख़त्म होने के बाद इमीडिएट सक्सेसर थी मौर्यों की, शुंग डायनेस्टी, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। फिर अपन ने फॉरेन इन्वेजन देखा, उसी समय कुछ फॉरेन से भी जो है लोगों ने भारत पर अटैक करा, जिसमें इंडो ग्रीक लोग थे, बैक्टेरियन ग्रीक लोग थे, इन दोनों। उसके बाद शक लोग थे, शक डायनेस्टी के लोग आए, तो इन्होंने भी भारत पर अटैक किया। फिर उसके बाद अपन ने कानवा डायनेस्टी को देखा, और फिर जो है अब जो डायनेस्टी अपन पढ़ रहे हैं वो है सातवाहन डायनेस्टी। इसकी एक क्लास में पहले ले चुका हूँ, तो फटाफट उसको देख लेते हैं कि कितना हुआ है, उसके बाद आगे अपन देखेंगे। तो सातवाहन डायनेस्टी को देख रहे हैं अपन। ये मैं इतना करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो मेरी चैनल पे जाके जो है आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। शायद ये 25वीं या 26-27 क्लासेस हो चुकी हैं। एक एक टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ा है तो आपके सारे टॉपिक सभी एग्ज़ामों के लिए कम्प्लीटली कवर होते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं वो सभी एग्ज़ामों इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्ज़ाम, मतलब ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कंसिडर नहीं है। चाहे आप MPPSC दे, UPSC दे, SSC दे, ये वनडे एग्ज़ाम जो भी होती है, व्यापम होती है, रेलवे होती है, इन सभी में ये कंटेंट फुल है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें कंटेंट आपको बता दिया गया है। तो एक बार क्रोनोलॉजिकली अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन ने कर लिया है। तो ये मैंने आपको एक चार्ट पिछली क्लास में बताया था। जब मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हुई तो जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत, उसमें ये 4 डायनेस्टी पनपी, उसमें ये 4 वंश उभर कर आए। जो साउथ इंडिया है उसमें ये 3 वंश उभर कर आए मेनली। इसके अलावा भी बहुत सारे वंश है ना, बहुत सारे छोटे छोटे और भी बहुत सारे वंश है, वो भी मैं आपको पढ़ूंगा। मेजर जो इनके पास ताकत ज़्यादा थी, इनके पास एरिया ज़्यादा था, इसलिए अपन इनको कंसिडर करेंगे। ये नॉर्थ इंडिया में पनपे, ये साउथ इंडिया में जो है इनका ये जमे, और ये कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे, ये जो भारत के नहीं थे, परंतु जब मौर्य ख़त्म होने के बाद जब भारत का पूरा एरिया खाली पड़ा था, तो इन्होंने भी जो है ग्रीक, जो अलेक्जेंडर के जो वंशज बोल सकते हैं, या सेल्यूकस निकेटर के जो वंशज थे, उन्होंने भारत पर अटैक किया, और ये सब उन्हीं में से आए थे, जो ग्रीक बैक्टीरिया या इंडो ग्रीक होते हैं। जो शक लोग थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और इन सभी के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में देखा। क्रोनोलॉजिकली पढ़ा रहा हूँ मैं। मौर्य के बाद मैंने शुंग डायनेस्टी पढ़ी, जो कि इमीडिएट सक्सेसर थे उनके। उसके बाद मैंने फॉरेन इन्वेजन पढ़ा था, जिसमें मैंने जो है इंडो ग्रीक और या बैक्टीरियन ग्रीक पढ़ा दिया था। जो सेल्यूसिड एम्पायर के राजा थे, उन्होंने भारत में अटैक किया था, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, सारे राजाओं के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके आप ढंग से देख लें तो आपका कंटेंट पूरा कवर हो जाएगा। फिर शक डायनेस्टी के साथियंस के बारे में अपन ने डिटेल में देखा था। अब जो अगली डायनेस्टी अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी में जो है शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहले एक बेस बना लेते हैं। तो ये बेस वाला जो मैंने पूरा डिटेल बता दी थी कि कैसे जो है सातवाहन डायनेस्टी जो है भारत में कहाँ कहाँ पर कैसे उभरी। जो मोटा मोटा एरिया है सातवाहन डायनेस्टी का, उसको देख लें आप। ये उज्जैनी, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वो क्षेत्र मालवा वाला, ये गुजरात वाला एरिया, ये अमरावती है ना, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये पूरा जो ये महाराष्ट्र बीच में, ये पूरा जो एरिया था सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल इंडिया का, ये पूरा सातवाहनों के कब्जे में था, और यहाँ पर इन्होंने जो है अपना राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले अपन ने जो है इन चीज़ों को देखा था कि उन्होंने कैसे अपना राज्य स्थापित किया और वो कहाँ से चले और वो कहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें देखी थी अपन ने कि वो चले कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, जो डेल्टा है कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो डेल्टा है, उन्हीं डेल्टाओं के बीच में इनकी ये लोग रहते थे। परंतु उपजाऊ भूमि और रिसोर्सेज होने के कारण इनका साम्राज्य बढ़ता गया और व्यापार बढ़ा, साम्राज्य बढ़ा, जैसे जैसे इन्होंने जो है अलग अलग एरिया कवर किया। और कौन कौन सा एरिया कवर किया और क्या किया, ये अपन ने लास्ट क्लास में पूरा देख लिया था, तो इसको आप एक बार देख लें। उसके बाद मैंने क्रोनोलॉजिकली डिसाइड किया था कि बताया था कि कौन कौन से राजा आए इस वंश में, कौन कौन से राजा चले। तो सातवाहन वंश, ये सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना करी थी सिमुक ने, ये सिमुक नाम था इसका, ठीक है ना। इन्होंने सन 228 और 205 तक, मतलब ईसा से 228 साल पहले का ये सन है, तब से जो है इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना करी थी। और इनके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में देखी थी कि इन्होंने क्या क्या काम किया। इनके बाद इनका बेटा कृष्णा राजगद्दी पर बैठता है, और वो जो है ये काम करता है, और वो इतने समय तक राजा बना रहता है। इतना क्लियर है आपको। अब सिमुक के बाद अब यहाँ से मुझे बताना था कि सतकर्णी फर्स्ट, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा वीडियो मैंने लास्ट क्लास में डाल दिया था, दोबारा एक बार देख लेते हैं और इसको आगे आज यहाँ से चालू कर लेते हैं। सतकर्णी फर्स्ट जो था
देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, टोटल में जो है 8 राजाएँ पढ़ाऊँगा। 8 राजा जो हैं इस डायनेस्टी के 8 किंग के बारे में अपन बात करेंगे। टोटल इस डायनेस्टी में 30 राजा हुए हैं, ठीक है ना। उन 30 में से केवल 8 ही जो हैं जिनको पढ़ना है और जिनके बारे में जानकारी मिली है। सबके नाम जो है वो सबके बारे में डिटेल जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और ना उनका से कभी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सतकर्णी के बारे में पूछा जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी है, इसके आगे जो आएंगे 2-3 राजा वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उनको मैंने डिटेल में लिखा है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हो या मेंस के लिए। ये कंटेंट जो है आपको पूर्ण है, ठीक है, तो इसको आप ढंग से देख लें। तीसरा राजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने ज़्यादा लिखा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जो कोई राजा इतना खास नहीं था, जैसे ये भैया इनके पिताजी जो थे कृष्णा जी, ये लोग इतने खास नहीं थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा काम भी नहीं किया, तो इनके लिए इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमुक जो पहला राजा होता है वो तो किसी भी वंश का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्थापना करता है, इसलिए सीधा सीधा प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बताओ, वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बताओ यही है वो किस राजा ने इस वंश की स्थापना की थी या क्या किया था। तो पहला राजा को तो अपने को पढ़ना है। फिर जो है इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, जो तीसरा राजा हुआ इस वंश का, वो था सतकर्णी फर्स्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। ही वॉज द थर्ड किंग, ये तीसरा राजा था इस सीरीज का, इस वंश का। ही मेड एन एक्सटेंसिव कन्क्वेस्ट एंड परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूरी यज्ञ। इसने 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब जहाँ तक घोड़ा जाता यज्ञ होता था, और यज्ञ जब तक चलता तब तक एक घोड़े को दौड़ा देते थे, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक भी जाता था, जब तक ये खत्म नहीं होता था तो तब तक उस घोड़ा जहाँ जहाँ तक भी जाता था वो सारा एरिया जो है राजा अपने अंडर में ले लेता था, हथिया कर, लड़ाई कर कर। कोई राजा मान लो मना भी कर देता किसी, तो वो उनसे युद्ध करते थे और वो सारा पूरा एरिया कवर करते थे। राज सूर्य यज्ञ में जहाँ जहाँ तक सूर्य की किरणें दिखेगी जाएगी, ठीक है ना, वहाँ तक जो है राजा का एरिया होता था, ठीक है। अगर कोई उसके बीच में कोई राजा आपत्ति करता है कि नहीं ये हमारा ही राज्य, तुम कैसे आ गए, तो वो फिर हमला करते हो, उस पर कैप्चर करते थे। तो ये जो है इसने 2 प्रकार की, देखो ये जो यहाँ बताने का ये उद्देश्य नहीं कि कितने यज्ञ कराएं, यहाँ उद्देश्य ये है क्योंकि इसने यज्ञ कराए। यज्ञ कराने का मतलब है कि यज्ञ कराना मतलब ये ब्राह्मण कल्चर में आता था यज्ञ वगैरह, है ना। कोई भी बौद्ध धर्म में यज्ञ कभी नहीं हुआ, जैन धर्म में कोई यज्ञ नहीं होते हैं, जो जैनिज़्म और बौद्धिज़्म अपने डिटेल में देखा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो सतकर्णी थे, सातवाहन जो राजा था सतकर्णी फर्स्ट, ये ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करता था, और इसलिए ये यज्ञ प्रतिष्ठान ब्राह्मणों को ज़्यादा तवज्जो देता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने कंसिडर करनी कि ये ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते थे और यज्ञ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन द नानाघाट इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब इज द अचीवमेंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट एंड मालवा। जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन एक लोकेशन का नाम है नानाघाट। उस नानाघाट में इनकी सतकर्णी की जो वाइफ है, उन्होंने अपने पति के बारे में जो है एक इंस्क्रिप्शन, एक पत्थर पे पूरा डिटेल में जो है लिखवाया है। वो इंस्क्रिप्शन को नानाघाट इंस्क्रिप्शन या नानाघाट लेखन कहा जाता है। और इस नानाघाट इंस्क्रिप्शन में सतकर्णी फर्स्ट की जो वाइफ है, उन्होंने अपने पति के बारे में जो है डिटेल में जानकारी दी है। और इसी नानाघाट इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है कि इस सतकर्णी का जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। मालवा से लेकर, है ना, पश्चिम में मालवा से लेकर विदर्भ, नर्मदा वैली तक फैला था। ही इज रेफर टू द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा, है ना, और इसको दक्षिण का राजा या दक्षिण पथा भी की उपाधि से भी जाना जाता है सतकर्णी फर्स्ट को। ये सारी जानकारी कहाँ पे मिली है? नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। किसके बारे में जानकारी मिली है? सतकर्णी फर्स्ट। नानाघाट इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था? सतकर्णी फर्स्ट की वाइफ ने। क्लियर है इतना? ही इज द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट हु डिफाइंड खारवेला ऑफ द कलिंग। हिज कंक्वेस्ट टुक हिम फ्रॉम नॉर्थ नर्मदा टू द मालवा, है ना। ये उसने पूरा एरिया अपना नर्मदा मालवा वाला ये पूरा क्षेत्र कवर कर लेकर। सतकर्णी फर्स्ट गेंड कंट्रोल ऑफ द रीजन सांची। इसने सांची वाला जो है मध्य प्रदेश का जो एरिया है सांची, उसमें भी जो है अपना अधिकार बनाया। एंड इंस्क्रिप्शन देर इज रेफर टू हिम दे राजन श्री सतकर्णी, और एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें इसका नाम जो है राजन श्री सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। हिज नेक्स्ट मूव वाज द साउदर्न डायरेक्शन। इसने जो है नॉर्थ मालवा वाला जो है ये एरिया तो पूरा कवर कर लिया, सेंट्रल इंडिया वाला, ठीक है ना। और सेंट्रल इंडिया का कवर करने के बाद अभी नीचे गया, ठीक है। जब ये नीचे भी जितने की तरफ जाएगा, इसलिए इसको जो है दक्षिणापथ की उपाधि दी जाएगी। यहाँ लिखा भी है, इन his next move was in the southerly direction and he conquered the Godavari valley. He entitled called him the Lord of the Southern region, ठीक है ना। अपने आप को जो है इसने साउथ दक्षिण का राजा कहा और एक उपाधि ली जिसका नाम था दक्षिणापथपति, है ना। तो अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आता ही है, प्रीवियस ईयर में देखोगे आप कि दक्षिण पथपति की उपाधि किसे दी गई, है ना, किसे दक्षिण पथपति का टाइटल दिया गया, तो अपने भाई को दिया गया जिसका नाम था सतकर्णी फर्स्ट, जो कि सातवाहन डायनेस्टी का तीसरा
राजा था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सतकर्णी फर्स्ट एज दक्षिण पथपति इन द नानाघाट इंस्क्रिप्शन प्रूव दैट द सातवाहन डोमिनेंस वाज नॉट कन्फाइंड टू द वेस्टर्न डेक्कन अलॉन बट इट इंक्लूड द एरिया ऑफ द साउथ डेक्कन, या नीचे डेक्कन वाला जो भी है पूरा एरिया जो है इन्होंने कवर कर रखा था। अब इसके बाद देखेंगे आगे। इट इज मेंशन्ड इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द कलिंग एम्पायर खारवेल दैट ही डिपेंडेड द किंग ऑफ द आंध्र सातवाहन डायनेस्टी नेम्ड श्री सतकर्णी। ठीक है, ही वॉज ट्राइंग टू बिकम ए पैरामाउंट लॉर्ड ऑफ द साउथ एंड द कलिंग एम्पायर। ठीक है ना, और इसने जो है साउथ इंडिया पर राज करने के लिए इसने युद्ध किए। साउथ इंडिया पे ये गया तो वहाँ पे बीच में कलिंग राज पड़ता था और कलिंग में खारवेल नाम का राजा था, उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी और ये दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। और जैसे ये जब सेनाएं लड़ी तो क्या हुआ, ये हुआ कलिंग एम्पायर, इसका नाम था, ये खारवेल का पूरा नाम था महामेघवाना एरा खारवेल, लेड हिज एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपीडिशन टुवर्ड द साउथ एंड कंकर न्यू टेरिटरी ऑफ द कलिंग एम्पायर बाय द। ठीक है ना, तो ये जो कलिंग एम्पायर था, कलिंग वाला जो खारवेल था, ये बहुत ही खूंखार लोग थे और जब ये सतकर्णी जब नीचे की तरफ बढ़ा तो इनकी लड़ाई हुई उससे और उन्होंने इसको आगे बढ़ने से रोक दिया सतकर्णी फर्स्ट को। बाय द टाइम किंग सतकर्णी डाइड, ठीक है ना, इस युद्ध के बाद जो है सतकर्णी की मृत्यु हो जाती है और सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो है अब उनका जो बेटा था वो बहुत ही छोटी एज का था, तो इसलिए जो सतकर्णी फर्स्ट की जो वाइफ थी जिसने नानाघाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, उन्होंने ही अपने बच्चे को गद्दी पर बैठाकर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। ठीक है ना, राजमाता की तरह। जो इनकी वाइफ थी, सतकर्णी फर्स्ट की जो वाइफ थी, उनका नाम था नयनिका। इसी ने नानाघाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया था अपने पति के बारे में बताने के लिए और इन्होंने ही अपने बच्चे की गद्दी पर बैठाकर जो है राज करने की कोशिश करी। परंतु ब्राह्मण कल्चर में महिलाओं की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। जहाँ पे भी पुराने डायनेस्टी भी देखेंगे, इसके बाद वाली डायनेस्टी भी जो भी आएंगे वंश, उसमें भी अपन देखेंगे जब भी ब्राह्मण कल्चर बहुत ज़्यादा हावी हुआ है, महिलाओं की स्थिति गिरी ही है। इसीलिए जो है महिला जो है वो राज कर नहीं पाई और धीरे धीरे जो है वो पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया। समय के साथ साथ साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ता गया। ख़त्म पूरी तरीके से नहीं होगा, अभी ये चलेगा बहुत साल, ठीक है ना, परंतु उसके समय दौर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी द फॉरेन इन्वेडर, उसके साथ साथ क्या हुआ, ये तो खुद महिला थी, ये अच्छा से राज कर नहीं पाई, ठीक है ना, अपने पति के नहीं होने के कारण। फिर बाहर से जो फॉरेन इन्वेजन होते थे उसके कारण भी जो है सातवाहनों का बहुत सारा जो एरिया था वो उन विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने हथिया लिया था। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो उस समय चल रही थी। अब जो है अगला राजा इसके बाद जो आएगा, सतकर्णी फर्स्ट के बाद जो अगला राजा है वो सतकर्णी, उसका बेटा सतकर्णी सेकंड। 141 से लेकर 85 BC तक सतकर्णी सेकंड वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ही हैज़ बीन मेंशन्ड इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल इन विच ही डिस्क्रिप्टेड द एनिमीज द खारवेल। ठीक है ना, ये सबसे लंबा राजा था सातवाहन डायनेस्टी का, जिसने सबसे लंबा राज किया है और इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो हाथी गुम्फा की गुफाओं से मिली है। जो वहाँ पर जो लिखावट है वो किसने लिखा है इसके बारे में, ये लिखा है खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल ने इसके बारे में बताया कि जो है दुश्मनी है इन दोनों के बीच में। इन द डिस्क्रिप्शन इट इज मेंशन्ड दैट खारवेल डिसरिगार्डेड सतकर्णी एंड डिस्पैच्ड टू द वेस्टर्न रीजन ऑफ द आर्मी फॉर रेस्क्यू। सतकर्णी वाज सक्सेस्ड बाय द लंपोट, ठीक है ना, तो इसने उस जो है अपना इसने जो है अपने सतकर्णी फर्स्ट सेकंड ने जो है खारवेल के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ाई और जो है इन दोनों के बीच में दुश्मनी चलती रही। तो जब सतकर्णी सेकंड मरे तो इन्होंने, इनके बाद जो नए राजा बने वो है लंबोदरा, लामोबोदरा, ठीक है ना, उसके बाद अपीलाका और फिर है हाला, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद जो है टोटल ये चौथे नंबर का राजा है। अब चौथे नंबर के राजा के बाद ये बहुत सारे राजा बीच में हैं। ये जो हाला अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये 17वें नंबर का राजा है ना, 17th। तो कोई बोलेगा सर बीच में बहुत रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनका नाम भी आपको पढ़ा हुआ है तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उनका कोई भी जो है नहीं है। उन सबके समय जो है साम्राज्य खत्म ही हुआ है और किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर किसी ने एक भी काम किया होता तो मैं उसको डिस्कस करता, ठीक है ना। तो ये हाला अब अगला राजा आएगा, ये 17वें नंबर का राजा था, 17th किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ये भी कुछ है नहीं भाई लोग, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, जिंदाबाद आदमी है, परंतु ये पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा होने के कारण इसने कुछ किताबें लिखी और इसके राज्य में बहुत सारे इसने लेखकों को जो है शरण दे रखी थी और इसके समय जो है साहित्य के लिटरेचर में जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा और बहुत ज़्यादा उभार आया, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हाला वॉज वन ऑफ द मोर ग्रेट किंग
है ना, मोर क्या होता है, वन मोर होगा, वन मोर ग्रेट किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है ना। ही हैड कंपाइल्ड द, इसने हाला ने एक किताब लिखी है, बहुत बार आता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, बहुत सारी एग्जामों में आता है कि गाथा सप्तशती का लेखक कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती जो किताब है उसको लिखा था हाला ने, जो कि 17th किंग था सातवाहन डायनेस्टी का, ठीक है ना। तो गाथा सप्तशती का लेखक है भाई साहब हाला, ठीक है ना। विच मेनली ए टेक्स्ट ऑफ लव थीम, और ये जो किताब है गाथा सप्तशती, ये एक लव बेस्ड स्टोरी पर आधारित एक किताब है, लव स्टोरी टाइप एक किताब है ये, है ना। गाथा सप्तशती इज इन प्राकृत लैंग्वेज, और ये जो किताब है ये ओरिजिनली प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और इसके कुछ क्षेत्र जो है वो लीलावती में भी है। हाला मिनिस्टर गुणोदय, हाला का जो एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गुणोदय, उसने एक और किताब लिखी जिसका नाम था बृहत कथा। तो दो किताबें आपको याद रखनी है। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है, तो भाई साहब है हाला, और बृहत कथा का लेखक कौन है, तो ये है गुणादय, ठीक है, जो कि हाला का एक मंत्री था। मतलब इसने मंत्री भी अच्छे पढ़े लिखे इकट्ठे किए थे, लेखकों को संरक्षण भी दिया, लिटरेचर में इसने हाला ने अच्छा काम करा है, इसलिए अपन ने इसको देखा है, ठीक है। इतना याद हुआ, ये 5वां राजा था। अब अगला राजा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, सातवाहन पढ़ा ही इसके लिए जाता है, अगर ये नहीं होता तो फिर सातवाहनों का कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे अभिलेख हैं जूनागढ़ वगैरह वगैरह, तो इन सारे में सबके बारे में, इसी के बारे में पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो मेरे को तो लगता है चांस इसी से है 90%, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसी ने किया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सन 106 से 130 AD तक, ईसा से 106 साल बाद। He conquered and able to administration, he raised the prestige of the सातवाहन डायनेस्टी and to a new height and came to regard as the greatest monarch, ठीक है ना। इसने अपने समय में जो है सातवाहन डायनेस्टी को सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचाया। इससे पहले ना तो इतनी ऊंची थी, ना इसके बाद कभी इतनी ऊंची हुई, ठीक है, इसीलिए सबसे महान राजा कहा गया। गौतमी पुत्र फर्स्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द आर्मी, सबसे पहले इसने क्या किया, अपनी सेना बढ़ाई, और सेना से जो है इसने आसपास का क्षेत्र कवर किया, इसलिए जो है ही लेड एक्सपीडिशन अगेंस्ट द फॉरेन्स, और जो विदेशी लोग भारत में अटैक कर रहे थे उनके खिलाफ भी जो है इसने लड़ाई करी। आफ्टर डेट ही फॉट अगेंस्ट द यवनाज, इसने यवन लोगों के खिलाफ लड़ाई करी, पलहाव के खिलाफ लड़ाई करी, ठीक है ना, और जो है वेस्ट में उनकी जो जागीरदारी थी या उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली। ही व्यूड एज द बेस्ट लॉर्ड ऑफ द सातवाहन ट्रेडिशन, ये सातवाहन किंगडम का सबसे बड़ा या सबसे अच्छा राजा था। हिज रिल्म रेन फ्रॉम कृष्णा टू द साउथ टू द मालवा, ठीक है ना, इसका राज्य जो है कृष्णा नदी से लेकर साउथ में मालवा जो मध्य प्रदेश का वाला एरिया है, सौराष्ट्र जो गुजरात वाला एरिया से लेकर बेरार, कोंकण, इन सभी तक जो है पूरा फैला हुआ था। जो अपन ने शुरू में डायग्राम में अपन ने देखा था वो पूरा एरिया इसी के समय सबसे ज़्यादा सातवाहनों के अंडर में आता था। ही लाइक टू बी कॉल्ड एज एकाम्बरम, एकाब्रम, ठीक है ना, इसने अपने आप को जो एकाब्रम की उपाधि दी। एकाब्रम मतलब, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एकाब्रम की उपाधि किसने दी थी खुद को, तो एकाब्रम किसे कहा जाता, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका नाम गौतमी पुत्र क्यों पड़ा, एक इसमें भी एक चीज़ है, इनकी जो माता का नाम था वो गौतमी था और ये गौतमी के पुत्र थे, तो इनका नाम गौतमी पुत्र हो गया। जनरली अपने को आज भी जो भारत में अपने बच्चों के नाम होते हैं वो पिता से लिए जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे माँ का नाम या माता का नाम जोड़ते हैं। जिस भी इतिहास ने बताया कि जिस भी डायनेस्टी में अगर माँ का नाम बच्चे या कोई भी लोग जब माँ का नाम जोड़ा जाता है, जहाँ पर माँ की ज़्यादा इज्जत होती है, महिलाओं की ज़्यादा इज्जत होती है, वो डायनेस्टी हमेशा प्रॉस्पर करती है, वो राजा हमेशा जो है आगे बढ़ता है। ऐसा ही इनके केस में भी हुआ। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं लगाया, ठीक है ना, माता का नाम लगाया, और माता का नाम जहाँ पर भी होता है इससे पता चलता है कि ये जो डायनेस्टी थी ये मात्र सत्तात्मक डायनेस्टी थी, ना कि पितृसत्तात्मक थी। पिता का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जबकि माता का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो जहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है, जिन भी डायनेस्टी में, चाहे कोई भी वंश देख लो आप, जिस भी डायनेस्टी में महिलाओं को इज्जत मिली है और उनके उत्थान हुआ है, उनको स्वतंत्रता दी गई है, उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, वो डायनेस्टी हमेशा आगे बढ़ी है, उनके राजा हमेशा सफल हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल उसमें का है। यही सारी जानकारी लिखी है। ये जो गौतमी पुत्र थे ये जनरली थे ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण धर्म के, ठीक है ना, परंतु ये बौद्धों और दूसरे धर्म के अनुयायियों को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग करी है। ही डोनेट लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट जो भिक्षु, बुद्ध भिक्षुक जो होते थे उनको इन्होंने ज़मीनें दी है। कार्ले इंस्क्रिप्शन मेंशन द ग्रांट ऑफ द
कराजी का विलेज नियर पुणे, एक कार्ले इंस्क्रिप्शन है, कार्ले जगह का नाम है। कार्ले इंस्क्रिप्शन में जो है इन्होंने बताया है कार्ले इंस्क्रिप्शन में कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने महाराष्ट्र में पुणे का एक गांव है जिसका नाम है कजारिका, उसको पूरा का पूरा जो है ब्राह्मणों को रहने के लिए दान कर दिया ताकि ब्राह्मण वही रहे। हिज मदर वाज गौतमी बलसारी, इसकी माता का जो नाम था वो था गौतमी बलसरी एंड सब्सिक्वेंटली हिज नेम, और इन्हीं के नाम पर जो है गौतमी के पुत्र थे ये, इसलिए इनका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी पड़ गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है आपको। अब अगला देखेंगे, द एम्पायर ऑफ द गौतमीपुत्र सतकर्णी इंक्लूड, अब इसका जो पूरा एम्पायर वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो गोदावरी नदी से लेकर, गोदावरी नदी साउथ में, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, नर्मदा नदी, विदर्भ, मालवा, अवंती, उज्जैन, इस पूरे क्षेत्र में जो है इनका जो है राज फैला था। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणिज्म कल्चर को फॉलो करता था। ठीक है ना, ट्रू टू द ब्राह्मणिज्म ऑर्थोडॉक्स, ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था। ठीक है ना, और जैसे ये भी क्या है कि किसी अगर कोई ब्राह्मण में पहले 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ठीक है, तो वर्णवाद चलता था। ब्राह्मण जब भी कल्चर हुआ तब वर्णवाद हुआ है, और वर्णवाद मतलब 4 समाज में सेक्ट बने हैं, उन 4 सेक्टों में बहुत ज़्यादा जो था लेवल का डिफरेंस था, और ब्राह्मण समाज ने या ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊंचा दिखाकर बाकी तीनों लोगों का जनरली शोषण किया है। इस केस में भी ऐसा ही था कि ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करता था, इसलिए इसने जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, मतलब ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकती है, इस प्रकार का जो है इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम इसने ख़त्म कर दिया था। ही टुक सेवरल स्टेप टू बेनिफिट, ही वॉज हाँ ये लिखा भी होगा इसने, टू ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स, ही डिडंट परमिट इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है ना, इसने कभी भी अंतर्जातीय विवाह की परमिशन नहीं दी कि आप दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। अमंग द पीपल ऑफ द एस्टेब्लिश्ड 4 वर्ण, ही वॉज बेनोवलेंट किंग। ठीक है ना, ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये परोपकारी राजा था, परंतु इसने जनता के बारे में भी बहुत सोचा। ही टुक द सेवरल स्टेप टू बेनिफिट ऑफ द पीजेंट पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है ना, ही वॉज आल्सो द रूलर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड एंड हेल्प द पुअर, ये गरीबों की मदद करता था ज़रूरत में। गौतमीपुत्र वॉज डिस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शक। इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसने यवनों को, शकों को और पलहास को बहुत मारा, मतलब उनको हराया। ही वॉज आल्सो मेंशन द लॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न विंध्याज, इसने अपने आप को जो है विंध्य का राजा घोषित किया है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हु इज कॉल्ड एज ए लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न विंध्याज, प्राउड ऑफ हिज पावर हिज, है ना, और राजा, राजाओं का राजा, महाराजा, ये सारी उपाधि जो है इन्होंने दी गई है इनको, महाराजा, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, ही वॉज अ प्रिविलेज बाय हिज चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारा जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी का काम है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और इनके बारे में अपन ने डिटेल में देखा। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा विशिष्टपुत्र, ठीक है ना, वो राजा बनता है। इसका पूरा नाम था विशिष्टपुत्र श्री पुलमावी या पुलमावी सेकेंड। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद अगला, हिज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द ग्लोब द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द क्वींस मदर गौतमी वलसारी। ठीक है ना, जो गौतमी वलसारी है इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था नासिक में, उसने अपने बेटे गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। कभी पूछ सकते हैं कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा से रिलेटेड है, उसमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, या वो राजा जो है वो कौन से वंशज का से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। This inscription was engraved after his death in the 19th year of the reign of the son and successor Pulvan II. Satkarni dedicated a cave in Nashik in the 18th year of the reign and granted some land to ascetic in the 24th year. ये सारी जानकारी मिलती है अपने को। अब इसके बाद जो अगला पुत्र इनका होता है, जो राजा बनता है, वो होता है वशिष्ठ पुत्र पुलमाई। ठीक है ना, जो 130 से लेकर 158 साल, मतलब ये लगभग 28 ईयर्स का जो है, 28 साल तक ये राज करते हैं। ही एक्सटेंडेड द सातवाहन डायनेस्टी अप टू द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। ठीक है ना, गोदावरी से और नीचे ले गया, कृष्णा नदी तक फैला दिया इसने अपने पिताजी का साम्राज्य। हिज कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन और फाउंड इन द आंध्र रीजन, इनके सिक्के आंध्र प्रदेश में मिले हैं। एंड दस एविडेंट दैट ड्यूरिंग द पीरियड आंध्र टू केम अंडर द सातवाहन डायनेस्टी, और इन्हीं से पता चलता है जब इनके सिक्के वहाँ मिले हैं, मतलब जो आंध्र प्रदेश था वो भी इनके अंडर में, इन भाई के अंडर में आ गया था। ठीक है,
ही सेट अप द कैपिटल ऑफ सातवाहन एम्पायर प्रतिष्ठान, है ना, ये महाराष्ट्र में है ये एरिया। इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान घोषित करी, जो कि महाराष्ट्र में थी। इन ऑर्डर टू सेव द सातवाहन एम्पायर फ्रॉम द आउटस्लेट ऑफ द सकास, पुलवामा मैरिड द डॉटर ऑफ शक रुद्रदमन, ठीक है ना। और जब ये हमेशा ही हुआ है सातवाहनों के बीच में और शक वंश, जो शक डायनेस्टी थी, उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रही है। तो इसने जो है वो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो है जो शकों की बेटी थी, शक के राजा रुद्रदमन की जो बेटी थी, उसके साथ विवाह किया। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, उसके बाद भी बहुत लड़े हैं लोग, तो सक्सेस, परंतु वैवाहिक संबंध बनाए ताकि जो है लड़ाई कम हो। तो सक्सेसर ऑफ द वशिष्ठ पुत्र, इनके बाद इनका जो बेटा है वो वशिष्ठ पुत्र पुलमाई वर्द, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी एंड शिवा सतकर्णी। इनके बाद जो है इनके दो बेटे हुए, जिनका नाम था एक वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी और एक शिवा सतकर्णी। ये अब राजा बनेंगे। तो ये कौन सा सातवां राजा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला राजा श्री सतकर्णी। ये 27वां राजा है ना, ये इस सीरीज का 27वां राजा है, 27th किंग। टोटल 30 थे, उसमें से 27वां राजा है श्री सतकर्णी। अपन ने वो सारे राजा पढ़े जिनके बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा है या जिन्होंने कुछ काम किया है। टोटल 30 राजा हुए हैं इस राजवंश में। काम का तो केवल एक ही है, ठीक है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और तो भी मैंने 8 बता दिए हैं, कभी भी कुछ भी आ जाए किसी से। इन 8 को उपाधि दी गई थी, इसलिए अपन ने जो है इनको भी देखा। इसको भी देख लेते हैं, वही को अपने श्री सतकर्णी, श्री यजन सतकर्णी। इसका पूरा नाम था श्री यजन सतकर्णी। वॉज परहैप्स द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर। ये आखिरी महान राजाओं में से एक था। 27वां राजा था, 2-4 साल और डायनेस्टी चली होगी, और 30वां राजा जब मरा तो सातवाहन डायनेस्टी खत्म हो गई। ही रिकैप्चर द नॉर्थ कोंकण। इसका जो पूरा एरिया था उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ कोंकण, कोंकण का उत्तरी भाग, मालवा जो था, ये एरिया इसने शकों से हड़प लिया था या जीत लिया था। हिज कॉइन्स हैड शिप्ड रिप्रेजेंटेड। इसके जो सिक्के थे उन पे शिप बनी हुई थी, जहाज। इससे पता चलता था कि ये जो है ट्रेड और नेविगेशन और समुद्री व्यापार कर इसके समय तक चालू हो गया था अच्छा, और ट्रेड और नेविगेशन की जानकारी इससे मिलती है। एंड इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश। इसके जो इंस्क्रिप्शन है वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं। मतलब इस सभी क्षेत्र में इनका राज था, तभी तो मिले हैं। From the distribution of his coin, it appears that he ruled over the large kingdom extending from the Bay of Bengal. इसके सिक्के इतने ज़्यादा जगह पर मिले हैं जिससे पता चलता है कि इसका जो राज्य था वो बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक था। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक का ये पूरा जो एरिया था इसके समय कवर हो चुका था सातवाहनों के अंडर में। Thus he regained the land that the Saka has conquered from his predecessor, ठीक है ना। और शक लोग जो जहाँ पर थे, तो शकों ने पहले इनके पिताजी, उनके दादाजी को मार मुरा के वो एरिया हड़पा था, तो इन भाई ने आके उन सब शकों को मारकर दोबारा वो एरिया अपने अंडर में लिया और सातवाहन डायनेस्टी को ईस्ट से लेकर वेस्ट इंडिया तक पूरे एरिया में फैला दिया। मैरीटाइम ट्रेड एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग हिज रिजाइम, ठीक है ना, जो समुद्री व्यापार होता था उससे ये पता चलता है इसके समय जो है समुद्री व्यापार बहुत होने लग गया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके जो सिक्के हैं उनके ऊपर जहाज़ की और मछलियों की फ़ोटो बनी हुई मिली है। इसका मतलब इनको जहाज़ बनाना, मछली पकड़ना और ये सब चीज़ें जो है बहुत आ गई थी, सिक्कों पर बना रखा था ये सब चीज़ें। द सक्सेसर ऑफ यजना, इसके बाद जो यजना के बाद वॉज वीक। इनके बाद जो 2-3 किंग आए, ये 27वां किंग था, 28, 29 और 30, 28, 29, 30। 3 जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे एंड अनवर्डी टू गवर्नर सच ए लार्ज एम्पायर। और इतने बड़े साम्राज्य को ईस्ट से ले बे ऑफ बंगाल से लेके अपने अरेबियन सी तक, खंबात की खाड़ी तक, इतने ज़्यादा पूरे एरिया में जो है फैले हुए साम्राज्य को आने वाले राजा, 3 अयोग्य राजा संभाल नहीं पाए। एंड द सातवाहन एम्पायर कोलैप्स। और अंततः तीसरे राजा तक आते आते सातवाहन डायनेस्टी का खत्म हो गया। क्लियर है बात। तो ये 8 राजा हैं जिनके बारे में डिटेल में देखना है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इतना बड़ा जब पूरे देश में अगर कोई राज्य फैला होता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं फैलता।
उसकी पॉलिसीज़ जो होती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ जो होती है, उसकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, उनका कोइनेज सिस्टम जो होता है, उनका ट्रेड सिस्टम जो होता है, उनका लिटरेचर जो होता है, उनके आर्ट्स जो होते हैं, वो वाकई में एक अलग लेवल तक पहुंच जाते हैं। और इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होने के कारण, कानून व्यवस्था या जो भी व्यवस्था वो सब करते थे, वो सब होने के कारण ही वो इतने बड़े राज्य को मेंटेन कर पाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी राजा बड़े हुए हैं, अशोक हो मान लो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, बाद में भी और भी आएंगे, गुप्त डायनेस्टी में आएंगे, तो उसके बाद अकबर वगैरह ये मुग़ल डायनेस्टी में आएंगे, इन सभी राजाओं ने अपना राज्य जब भी चलाया ना, तो इन सब के पास केवल एक चीज़ थी, अच्छा राज्य तभी चल सकता है, बड़ा राज्य अगर आपके पास है तो वो तभी चल सकता, और राज्य जीत तो सकते हो, वो चला नहीं सकते हो। तो चलाने के लिए आपके पास एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, योग्य एडमिनिस्ट्रेशन होना, प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं चलेगा, थोड़े टाइम बाद सब खत्म हो जाता है। और यही कारण था सातवाहनों ने इतने समय तक राज किया, ठीक है ना। ईसा से 200 साल पहले से लेके ईसा से 200 साल बाद तक लगभग 400 साल का जो पीरियड था, इन लोगों ने देखा ना आपने, 201 एडी तक तो यही थे, 2-4 थोड़े बहुत और चले होंगे। तो ईसा से मतलब ये लगभग 400 साल तक ये पूरा साम्राज्य चला सातवाहनों का। पहला राजा लगभग 250 BC में आया था। तो इतने लंबे समय तक एक खानदान चला, एक पूरा साम्राज्य चला, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा बढ़ता ही गया और 400 साल तक रहा। तो यकीनन उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, उनकी सारी पॉलिसीज, उनका ट्रेड बहुत अच्छा होगा, है ना, उनका सोशल सिस्टम बहुत अच्छा होगा, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उसके बाद उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ये सारी सोशल सिस्टम बहुत अच्छा होगा, लिटरेचर बहुत अच्छा होगा, उनके बारे में इतनी जानकारी मिल रही, मतलब उन्होंने लिखवाया बहुत होगा, इंस्क्रिप्शन बहुत मिले होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को अब सातवाहनों के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में देखनी है। तो इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको इसके आगे कराऊँगा। यहाँ तक जो है चीज़ें सातवाहनों के किंग राजाओं की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें इसको, उनको भी बताएं और नोट्स बनाएं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स सफिशिएंट है, कंटेंटफुल हैं। अगर आप ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मेरे नोट्स को, इन वीडियोस को आप जल्दी जल्दी देख लें और यहाँ से जो भी चीज़ अच्छी लग रही है उसको अपने नोट्स में उतारें और अपने नोट्स को और कंटेंटफुल बनाएँ, ठीक है। इसके बाद का अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।